क्या आप लोग जानते हैं कि करीम को 2019 के अंदर उबर ने तकरीबन 3.1 बिलियन डॉलर्स का खरीदा। लेकिन आखिर उबर ने करीम को खरीदा क्यों, वो भी इतनी ज़्यादा कीमत के ऊपर। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि असल में करीम शुरू कैसे हुई, इसे बनाने वाले कौन थे, इसकी मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या रही, और इसने किस तरह से इतनी बड़ी कंपनी एज अ ग्रो किया कि उबर जो इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर था, भला आखिर उसने घुटने टेक दिए और करीम को खरीद लिया। इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की जो मजीद बिजनेस की स्टडीज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। बिजनेस की स्टडी के ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आइकन में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप मजीद जो पाकिस्तान की दूसरी टॉप कंपनीज़ हैं उनकी केस स्टडीज़ भी लाजमी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं करीम के बारे में। करीम का जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि करीम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और ये ऑपरेट करती है मीना रीजन के अंदर और पाकिस्तान में। मीना रीजन से मुराद होता है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। करीम का जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। करीम कुछ कमीशन यूजर से लेता है, यानी हमसे लेता है, और कुछ कमीशन वो ड्राइवर से लेता है। करीम की अपनी कोई भी गाड़ी नहीं है, करीम का सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म है जिसमें उसने कस्टमर्स को, यूजर्स को जोड़ा है और ड्राइवर्स को जोड़ा है। ये बेसिक मॉडल है करीम का। करीम 2012 के अंदर दुबई के अंदर बनी और इसकी जो इनिशियल वर्किंग थी वो भी सिर्फ दुबई में ही थी, लेकिन आज ये तकरीबन 14 से ज़्यादा ममालिक और 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर ऑपरेट कर रही है। अगर करीम की मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक उनका जो मिशन है वो ये है कि सिंप्लीफाई एंड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल एंड मेक एन ऑसम ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन इंस्पायर पीपल। जबकि इनके को फाउंडर ने एक मरतबा कहा था कि जब वो इनिशियली करीम को बनाना चाह रहे थे तो उनके जहन के अंदर ये चीज़ नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ बनाए, लेकिन उनके जहन के अंदर ये चीज़ लाजमी मौजूद थी कि वो कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। और अगर हम बात करें करीम के फाउंडर्स की तो करीम को बनाने वाले दो लोग थे। उनमें से एक पाकिस्तानी अमेरिकन थे जिनका नाम मुदस्सर शेखा था और दूसरे स्वीडन के रहने वाले, इनका नाम मैग्नस ऑल्सन था। मुदस्सर का जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर साइंस से ही था। और अगर हम बात करें मैग्नस की तो इनका जो बैकग्राउंड था वो पहले फाइनेंस से था, यानी ग्रेजुएशन इनकी फाइनेंस में थी, लेकिन इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की थी वो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही की हुई थी। तो दोनों का किसी हद तक आईटी से एक अच्छा ताल्लुक था और वहाँ से ही शुरू होती है करीम की जर्नी। 2009 के अंदर मैग्नस और मुदस्सर की मुलाकात हुई मैकेंसी कंसल्टेंसी में, जब ये दोनों काम करते थे। 2011 के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें मिलकर कोई बिजनेस करना चाहिए। इन्होंने मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया और वहाँ से इन्हें ये बात का आइडिया हुआ कि जो ट्रेडिशनल कैब सिस्टम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल और इनएफिशिएंट है। तो वहाँ ही इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस मार्केट के अंदर काम करना शुरू करेंगे। 2012 के अंदर इन्होंने कॉर्पोरेट कैब बुकिंग का आगाज़ किया और तब ये सिर्फ वेबसाइट के ऊपर होता था। और 2013 के अंदर इन्होंने अपनी एंड्रॉयड की और iOS की ऐप को भी लॉन्च कर दिया। 2013 के अंदर करीम की पहली ड्राइव हुई जो कि मैग्नस ऑल्सन ने ली। जुलाई 2013 के अंदर इन्होंने दोहा के अंदर भी लॉन्च कर दिया और उसके बाद सितंबर में इन्हें तकरीबन 1.7 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई और 2013 के अंदर इन्होंने जद्दा के अंदर भी लॉन्च कर दिया और दिसंबर 2013 के अंदर ही इन्हें सीरीज बी के अंदर तकरीबन 10 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई और फिर नवंबर 2015 के अंदर सी सीरीज के अंदर इन्होंने तकरीबन 60 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की। फिर 2015 के अंदर ही इतनी बड़ी फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ और शहरों के अंदर भी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए, जिसके अंदर लाहौर भी शामिल था, यानी पाकिस्तान के अंदर भी तभी पहली मरतबा है। 2015 के अंदर इन्होंने एक सऊदी अरब की कंपनी थी इनवानी, उसे भी खरीद लिया और उसके जो फाउंडर थे डॉक्टर अब्दुल्ला इलियास, उसको भी एज करीम के अंदर एज अ को फाउंडर शामिल कर लिया। और यहाँ पर ये बात भी बताना जरूरी है कि 2014 के अंदर मैग्नस और मुदस्सिर को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। यानी इनकी सक्सेस इतनी अच्छी जा रही थी कि लोगों को पता चल रहा था कि ये कंपनी भी ऊपर जा रही है और ये दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो भी इतने केपेबल हैं कि ये कोई बड़ी चीज़ पुल आउट कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें फंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। इसी तरह नवंबर 2015 के अंदर इन्हें फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज ऑफ मीना रीजन का अवार्ड भी मिला एंटरप्रेन्योर मीना से। जुलाई 2016 के अंदर इन्होंने जो डिसेबल्ड लोग थे उनके लिए भी अपनी सर्विस को लॉन्च कर दिया और नवंबर 2016 के अंदर ही इन्होंने वाटर टैक्सी भी लॉन्च कर दी काहिरा के अंदर। और दिसंबर 2016 वो वक्त था जब करीम जो है वो यूनिकॉर्न बनी। यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं जो 1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे पहुंच जाए और 2016 के अंदर, दिसंबर 2016 के अंदर करीम की जो वैल्यूएशन थी वो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर बन चुकी थी। और फिर 2016 के अंदर ही इन्होंने फीमेल्स के कैप्टन्स को भी रखना शुरू कर दिया और इसी
इसी तरह 2016 में पहली मरतबा इन्होंने तुर्की के अंदर भी अपने ऑपरेशंस को जो है वो शुरू किया और 2016 के अंदर इनके तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा यूजर्स और 1.5 लाख से ज़्यादा कैप्टन हो चुके थे और ये तकरीबन 50 शहरों के अंदर अपने ऑपरेशंस को सरअंजाम दे रहे थे और ये 50 शहर तकरीबन 8 ममालिक के थे। 2018 के अंदर इन्हें टेक वादी एनुअल फोरम से स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2018 के अंदर ये इनका ये गोल था कि इन्होंने तकरीबन मिलियन जॉब्स प्रोड्यूस करना थी और वो इसके अंदर कामयाब भी रहे। 2020 के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये आईपीओ करेंगे, यानी स्टॉक्स के अंदर लिस्ट हो जाएंगे और कोई भी इनके स्टॉक्स खरीद सकेगा। लेकिन उससे पहले ही 2019 के अंदर उबर ने उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ को देखते हुए इन्हें ऑफ़र की और करीम की जो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन थी 2016 के अंदर, 2019 के अंदर उबर ने उसे तकरीबन $3.1 बिलियन का ख़रीदा और उस वक्त की ये सबसे बड़ी डील थी। ये थी करीम की जर्नी जो मैंने आप लोगों को बताई। और अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो करीम का जो बहुत ज़्यादा फोकस रहा वो डिजिटल मार्केटिंग पे रहा और बल्कि आप देखते भी होंगे कि पहली मरतबा करीम ने ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया था कि जो हम मीम्स का देखते हैं या मुख्तलिफ ट्वीट्स के ऊपर अगर आप जाएँ तो मुख्तलिफ ट्विटर के ऊपर जो मशहूर ट्वीट्स होती हैं मशहूर लोगों को जाकर ये इस तरह से रिप्लाई देते हैं कि उसमें वायरल होने का एक कंटेंट आ जाता है, यानी वायरल वाला फैक्टर आ जाता है। इसी तरीके से फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी इसी तरीके से यूज़ करते रहे। तो इनका मेन फोकस जो था वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रहा। यूज़र एक्विजिशन इन्होंने ज़्यादा वहाँ पर की, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है बिल बोर्ड्स के ऊपर करना या अपने साइन बोर्ड्स के ऊपर यूज़ करना या लेट से जो हम टीवी कमर्शियल्स देखते हैं तो वहाँ भी इन्होंने यूज़ किया। और मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, लेट से ईद का इवेंट हो गया या जिस तरह PSL पाकिस्तान में होता है तो वहाँ भी ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करते थे। लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो डिजिटल मार्केटिंग हमेशा रहा और काइंड ऑफ इन्होंने एक नया पैराडाइम भी दिया लोगों को, एक ह्यूमर का एलिमेंट भी यूज़ करते हुए अपने कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर। और तकरीबन 2 मिलियन इनके पास कैप्टन मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ ड्राइवर्स इनके पास मौजूद हैं और इस वक्त ये तकरीबन 15 ममालिक के अंदर अपनी सर्विस को दे रहे हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ अब ये गाड़ियाँ, यानी जो गाड़ियों का इनका जो मेन बिजनेस था उसके अंदर है, बल्कि इसके अलावा ये फिनटेक के अंदर भी आ चुके हैं। मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं, यानी आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन भी लोगों को सेंड कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वगैरह के ऊपर भी डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं। तो यानी ये फिनटेक के अंदर भी काफ़ी हद तक आ चुके हैं। और फ्यूचर का जो करीम का प्लान है वो एक सुपर ऐप बनने का है। सुपर ऐप से मुराद वो ऐप होती है, यानी इनका जो कैब बुकिंग का जो है, यानी टैक्सी तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मज़ीद आगे इरादा वो ये है कि मज़ीद फीचर्स लाएँ और उसके अंदर ये काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। फिनटेक के अंदर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसके अंदर ही इन्हें यूज़र्स भी आ रहे हैं। तो यानी एज अ सुपर ऐप का इनका जो गोल है वो अब देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा उसमें ये कामयाब होते हैं। कैब सर्विस के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। अगर हम समराइज़ करें इस सारे को तो करीम का हमें पता चलता है कि ये दो लोगों की ख्वाहिश थी कि इस तरह का काम किया जाए जो इम्पैक्टफुल हो और लोगों की ज़िंदगी में उस पर एक अच्छा असर पड़े। और वहाँ से फिर उन्होंने ये जर्नी शुरू की। फंडिंग ने बहुत ज़्यादा इनका रोल किरदार अदा किया। उसके बाद इनकी जो एग्जीक्यूशन थी वो बहुत अच्छी रही, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही और ओवरऑल यानी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी ये करते रहे, जिसकी वजह से इन्होंने एक बहुत अच्छा उसको एग्जिट भी किया और बहुत अच्छी वैल्यूएशन भी की। और अभी भी जो करीम की जो सर्विसेज हैं वो ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। इन्होंने मज़ीद यूज़र्स ऐड कर लिए हैं अपने सिस्टम के अंदर और रेवेन्यू भी इनका दिन ब दिन इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो ये पूरी समरी थी करीम के हवाले से। उम्मीद है आपको ये बिज़नेस केस स्टडी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद बिज़नेस केस स्टडी में बनाता रहूँ तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद अगर आपका कोई इसके ऊपर रिमार्क्स हैं, कोई कमेंट है, कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन सी चीज़ बुरी थी, कौन सी चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, वो लाजमी आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं ताकि इसको मैं मज़ीद इंप्रूव कर सकूँ। और बिज़नेस केस स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मज़ीद इस तरह की जो बिज़नेस केस स्टडीज़ मैं बनाऊँगा वो देख सकते हैं। शुक्रिया।